एन के वर्ड्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, शायद इसके बारे में बात पहले हो चुकी है। देयर वॉज अ प्रिंस इन ग्रीक जिसका नाम था नार्सिस। नार्सिस जो बादशाह था या शहज़ादा था वो सेल्फ ऑब्सेस्ड था, इस पर बात आई थी, सेल्फ ऑब्सेस्ड था और काफ़ी ज़्यादा अपने आप में जो है वो मगन था और सेल्फ लव का शिकार था। तो एक दिन उसने क्या किया कि उसने शीशा जो है वो अक्स में देखा, रिफ्लेक्शन में देखा एक झील किनारे, और उसे अपने शक्ल से ही और अपने आप से मोहब्बत हो गई और वो अपने आप को तकता रहा यहाँ तक कि उसकी मौत हो गई और वो मर गया। ये ग्रीक स्टोरी है यूनान की, प्रिंस नार्सिस की। वहीं से एक वर्ड है इंग्लिश में नार्सिसिज्म, जो इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ लव का शिकार हो तो उसको हम, इस बीमारी को, ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ को हम नार्सिसिज्म कहते हैं। एक्सेसिव लव ऑफ वंस बॉडी और वन सेल्फ, खुद के अपने आप से, अपनी ज़ात से बेइंतहा मोहब्बत करना, दैट इज़ कॉल्ड नार्सिसिज्म। दैट्स अ वेरी गुड वर्ड इन इंग्लिश। नेक्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म। बहुत इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान इंडिया में ये वर्ड कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। वाई देर इज़ सो मच नेपोटिज्म इन बॉलीवुड? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेसेस के बेटे, बेटी, बहन, भाई, इस तरह से कुछ ना कुछ हैं। ज़्यादातर कपूर फैमिली है तो बस उसी का राज है। कपूर फैमिली में जो भी होगा नाम के आखिर में कपूर है तो बॉलीवुड में आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि यार नेपोटिज्म फैल गई है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टीम के अंदर नेपोटिज्म है ना भाई, कि नेपोटिज्म से मुराद है कि अपने ही लोगों को प्रीफर किया जाता है, सबको प्रीफर नहीं करते। तो नेपोटिज्म इज़ शोइंग फेवरेटिज्म टू फ्रेंड्स और फैमिली इन बिजनेस और पॉलिटिक्स। कारोबार या सियासत में फेवरेटिज्म आप दिखाएं अपने दोस्तों के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और उनको भरते ही जाएँ, दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म। ठीक है, समझ में आगे बात। ये भी एक बड़ा कॉमन वर्ड है आजकल के दौर में नेपोटिज्म का। सोर्स की वजह से क्या होता है, जो जान पहचान के लोग होते हैं उनको किसी जॉब के अंदर, चाहे किसी पॉलिटिक्स के अंदर रखा जाता है। अगर नाम के आखिर में भुट्टो लगा हुआ है आपके तो उसका मतलब आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, नहीं लगा हुआ तो शायद मुश्किल हो जाएगा। मतलब कोई वर्ड होंगे वो होंगे तो लाजमी मतलब आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, वरना नहीं बनेंगे। निहिलिज्म, निहिलिज्म या निहिलिस्ट इसका एडजेक्टिव है, निहिलिज्म नाउन है। निहिलिज्म, द बिलीव दैट देयर आर नो वैल्यूज़ और मोरल्स इन द यूनिवर्स। इस बात पे अकीदा कि इस कायनात में कोई वैल्यूज़ नहीं है या कोई मोरल नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं, कोई एथिक्स नहीं है। और जो लोग ऐसे होते हैं वो निहिलिस्ट होते हैं। निहिलिस्ट आर हाईली नेगेटिव माइंडेड पीपल, जो हाईली पेसिमिस्ट होते हैं। हाईली पेसिमिस्ट पर्सन इज कॉल्ड अ निहिलिस्ट, जो हाईली नेगेटिव थिंकर होता है। और इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है कि वो एक विलन टाइप का कैरेक्टर होता है। निहिलिस्ट कैरेक्टर के अंदर जो बेस्ट कैरेक्टर मुझे दिखता है वो बैटमैन द डार्क नाइट के अंदर, अगर आपने देखा है मूवी जोकर, उसका जो कैरेक्टर है, अगर आप जोकर को जानते हैं बैटमैन के, तो ही वॉज द निहिलिस्ट, ही वॉज द पैराडाइम और पैरागॉन ऑफ निहिलिस्ट। मतलब ही वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ निहिलिस्ट, बिकॉज उसको लगता था दुनिया में अच्छाई कहीं नहीं, हर तरफ बुराई है, वो हर चीज़ में बुराई को ढूंढता था। अच्छा, उसका मकसद भी ये नहीं था कि वो पैसे बनाए या कुछ करे, उसने पैसों को जला दिया था, माचिस मार दिया था सारे पैसे चोरी करके। अगर आप बहुत मतलब शानदार सीन था वो। तो जोकर का एक कैरेक्टर अगर आप कार्टून में देखते हैं बैटमैन में, तो वो एक निहिलिस्ट है। उसको लगता है दुनिया में अच्छाई कोई नहीं है और सबको दुश्मन बनाता है वो अपना, भले वो कोई भी हो। इसी वजह से वो बैटमैन से भी दुश्मनी रखता है, वरना जोकर का अपना कोई मफाद नहीं है किसी चीज़ को करने में। अगर आपने देखा है तो आपको पता है कितनी गहराई है उस कैरेक्टर के अंदर, जोकर की कैरेक्टर में। पूरी मूवी बनी है उसके ऊपर जोकर के नाम से एक अलग। तो ही वॉज अ निहिलिस्ट। निहिलिज्म, इस बात पे बिलीव कि कोई वैल्यूज़ और मोरल्स नहीं है इस दुनिया में, यूनिवर्स में। नॉस्टैल्जिया, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हम कहते हैं, है ना, कि अगर आप कभी आप बैठे हुए और अपने पुराने स्कूल की यादों में आप खो जाएं कि स्कूल में हम ब्रेसेस टाइम में ये क्या करते थे, ब्रेक टाइम में ऐसा हुआ करता था, इस तरह से क्लासरूम में हम शरारतें करते थे या पढ़ते थे, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। अपनी पुरानी बातों में, अपने पास्ट स्टोरीज़ के अंदर आप अगर आप मगन हो जाएं, तो सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, मतलब आप सेंटिमेंटल जज्बाती हैं अपने माजी के लिए और वो चाहते हैं वो दोबारा लौट कर आ जाए। ज़्यादातर बूढ़े लोगों को नॉस्टैल्जिया, ये असल में एक तरह की एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, एक डिसऑर्डर है, ज़्यादातर बूढ़े लोगों को हो जाती है। वो अपने बचपन की बातें और पुरानी बातों को बार बार याद करते रहते हैं, दैट इज़ नॉस्टैल्जिया। नॉवेल, नॉवेल के एक मतलब तो स्टोरी होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन नॉवेल का एक्चुअल एक इंग्लिश में एडजेक्टिव के तौर पे भी एक मकसद है, एक मतलब है। जैसे अगर आपको पता है कोरोना वायरस कोविड-19, उसको नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया जा रहा था जब वो आया था, तो नोवेल कोरोना वायरस। तो मैं भी सोचता था कि वाई देयर इज़ वर्ड नोवेल, तो नोवेल के एक और मतलब होते हैं न्यू या ओरिजिनल, ठीक है, कि नया। क्योंकि अभी जैसे डेल्टा वायरस आया है
कोरोना कोविड को जो 4th वेव आई थी, डेल्टा वेव जिसको हम कहते हैं, वो नोवेल कोरोना वायरस है, बिकॉज वो न्यू है। पिछली कोरोना वायरस जो थी SARS MERS, वो तो ख़त्म हो गए। अब जो डेल्टा वायरस आया कोरोना डेल्टा, वो एक डिफरेंट वायरस थी। तो वो नोवेल के मतलब न्यू या नया इसके मायने में या मॉडर्न के मायने में भी लेते हैं नोवेल को। बात समझ में आएंगे? एन के सारे वर्ड्स क्लियर हैं? तो देखो हर वर्ड से कहीं ना कहीं हमने किसी कैरेक्टर को, किसी स्टोरी को जोड़ा है, ताकि आपके जहन में नार्सिसिज्म, नेपोटिज्म, निहिलिज्म, नॉस्टैल्जिया, नोवेल, ठीक है, एन से वर्ड्स को मसला नो इशूज़। तो एन के वर्ड सारे हो गए, क्लियर है? नार्सिसिज्म वगैरह सारे। ओ से 2 वर्ड हैं सिर्फ बस इंग्लिश में, ओ से वैसे भी ज़्यादा वर्ड नहीं आता इंग्लिश में। ऑब्लिवियन, ऑर्थोडॉक्स। ऑब्लिवियन आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, 7 एजेस ऑफ मैन की लास्ट लाइन थी, एंड मेयर ऑब्लिवियन, सेंस आइट्स, सेंस टेस्ट, है ना, सेंस आई, सेंस एवरीथिंग। 7 एजेस ऑफ मैन जो पोम थी सेकेंड ईयर में, उसकी लास्ट लाइन थी। ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है? भुला देना, टोटल फॉरगेटनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। ऑब्लिवियन किसी चीज़ को टोटली भुला देना, पूरी तरह मुकम्मल तौर पर भुला देना, भूल जाना, टोटली फॉरगेट कर देना किसी चीज़ को, दैट इज़ ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन मतलब मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ को फॉरगेट कर देना, द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, ठीक है। और सेंटेंस इससे को बनाते हैं ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन एक नाउन है, ठीक है। ऑब्लिवियस इसका एडजेक्टिव हो गया, ज़्यादातर इसका ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल सिटिंग हेयर और ऑब्लिवियस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिटिंग हेयर और ऑब्लिवियस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं वो बिल्कुल भुला चुके हैं पाकिस्तान की तारीख़ को। तो ऑब्लिवियस, तो ऑब्लिवियस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिवियन से। ऑर्थोडॉक्स, अ वेरी कॉमन वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑर्थोडॉक्स। बेटा ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? ये क्रिश्चियनिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो उसकी ब्रांचेस होती हैं, उसके सेक्शंस होते हैं। लाइक रोमन कैथोलिक्स होते हैं, इस तरह से प्रोटेस्टेंट होते हैं, इस तरह से ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। ये जैसे हमारे इस्लाम के अंदर फ़िरके मौजूद हैं, वैसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मुख्तलिफ फ़िरके मौजूद हैं, और वो उसमें भी हर फ़िरका दूसरे को गलती बोल रहा होता है। प्रोटेस्टेंट कहते हैं हम सही हैं, कैथोलिक कहते हैं हम सही हैं, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं हम सही हैं। ये दुनिया के हर मज़हब में होता है, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स किस तरह के लोगों को कहते हैं? कन्वेंशनलिस्ट adhering to established principles or doctrines, especially a religion. ऑर्थोडॉक्स ओल्ड माइंडेड, या हम इसको कह सकते हैं कन्वेंशनलिस्ट, जो कंजर्वेशनलिस्ट भी कह सकते हैं, जो कंजर्वेशन पर बिलीव करते हैं, जो ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड मेथड पर चलना चाहते हैं, दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स। जैसे मिसाल के तौर पर यूजिंग अ टाइप राइटर नाउ अडेज इज़ वेरी मच ऑर्थोडॉक्स। आज के दौर में एक टाइप राइटर इस्तेमाल करना बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बिकॉज पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में उसको इस्तेमाल किया जाता था। नाउ अडेज वी डोंट यूज़ इट। तो ऑर्थोडॉक्स हर वो चीज़, ज़्यादातर हम ऑर्थोडॉक्स को रिलीजियस बेस पर इस्तेमाल करते हैं। ऑर्थोडॉक्स लाइक मुसलमानों की बात करें तो सम मुस्लिम्स आर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स कौन होते हैं भाई? जो कि पुराने रिवायत पर चलते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई 1400 साल पहले दिन मुकम्मल हो गया, अब हम उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं देखना चाहते हैं, जैसे वो नबी के दौर में था वैसे ही उसको होना चाहिए। दे आर ऑर्थोडॉक्स। ज़्यादातर फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो मॉडर्न मुस्लिम्स होते हैं, है ना, जो जिनको हम एनलाइटेंड भी कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, टाइम के साथ साथ तब्दीली हो जानी चाहिए, ना कि बिल्कुल वैसे ही नहीं रहना चाहिए। तो दोनों तरह की चीज़ें। ऑर्थोडॉक्स जब आप बेसिक फंडामेंटल्स और बिलीव्स के साथ स्टिक रहें, ख़ास तौर पर रिलीजियस बेस पर, तो दैट इज़ ऑर्थोडॉक्स। समझ में आ गई? ओल्ड माइंडेड, ओल्ड थिंकिंग, कन्वर्जेशनलिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट, ये इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, दोनों वर्ड समझ में आ गए। ओब्लिवियन, ऑर्थोडॉक्स। ये ऑर्थोडॉक्स का मिथ, देखो मिथ तो एक नाउन आ गया, आपने एक अच्छा वर्ड बताया तो है, एम से आए, मिथ से आया। मिथ से मुराद भी एक ऐसी चीज़ कहते हैं ना, ये तो वहम के मायने में आ जाएगा। यस, दैट इज़ अ मिथ। ओल्ड मिथ्स वगैरह होते हैं माइथोलॉजी में, जो हमारे पास दास्तान कह सकते हैं हम, या बहुत सारी ऐसी दास्तानें, काले बिल्ली रास्ता काट गई तो भाई बुरा वक्त आने वाला है। दिस इज़ अ मिथ। ऑर्थोडॉक्स तो हम कहते हैं रिलीजियस बेस पर पुराने जो इबादत का तरीका है, पुराने जो रिवायत है उसको बरकरार रखना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर है? अब पी के वर्ड्स देखते हैं। पी थोड़ा सा मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, चूँकि पी से काफ़ी वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं। पैराडाइम, कुछ वर्ड्स बता चुका हूँ। पैराडाइम, पैराडाइम और पैरागॉन, दे बोथ आर सेम वर्ड्स, बताया था मैंने आपको। पैराडाइम, पैरागॉन सेम, आ मॉडल और एग्जाम्पल।
एक नमूना है ना। तो जैसे कि मलिक रियाज इज़ अ पैराडाइम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आरफा करीम वॉज अ पैराडाइम फॉर द अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आइडल कह सकते हैं, यस। पैराडाइम, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग इज अ पैरागॉन और पैराडाइम, यस। इंस्पिरेशन, यस, यू कैन से इट एज वेल, सिनोनियम हो सकता है। चेयर आप ले आ गए, ठीक। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स किसे कहते हैं? एन अनट्रू स्टेटमेंट और फिनोमिना दैट नॉनदलेस सीम्स लॉजिकल, एक ऐसी गलत फिनोमिना जो लॉजिकल बिल्कुल ना रहे, दैट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स। एक ऐसी फिनोमिना जो आपको बिल्कुल लॉजिकल ना लगे, वो लॉजिक से फेल हो जाए। जैसे मिथ का आपने बताया था, तो मिथ जो है वो पैराडॉक्स एक्चुअली तो मिथ का सिनोनियम है पैराडॉक्स, कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो बुरा वक्त आ जाएगा। ये लॉजिकल नहीं लगता हमें, तो ये इलॉजिकल बिलीफ है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स, ठीक है। पार्सीमोनस या पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस, स्टिंगी, स्टिंगी मतलब स्टिंगी खुद एक मुश्किल वर्ड है। कंजूस, महाकंजूस बोलते हैं ना, एक तो कंजूस होता है माइज़र, माइज़र मतलब कंजूस। इसको वर्ड्स के मैं बता दे रहा हूँ उसको, ताकि आप क्लियर कर लो कि क्या फ़र्क है इन वर्ड्स में। देखो, एक वर्ड होता है हमारे पास एक्स्ट्रा वैगेंट, यस, फजूल खर्च, विच हु यूज टू डू एक्स्ट्रा वैगेंजा, तो जो एक्स्ट्रा वैगेंट होता है वो फजूल खर्च है, हु स्पेंड्स मनी अलॉट। देन द सेकंड वन इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इसको उर्दू में कह सकते हैं किफ़ायत शुआर, द वन हु इज़ मॉडरेट ऑन स्पेंडिंग मनी, मतलब वो बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं करता, बल्कि जितनी ज़रूरत है उतनी खर्च करता है, दैट इज़ इकोनॉमिकल। आफ्टर इकोनॉमिकल हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है माइज़र, कंजूस। ये एक सिंपल लेवल है कि कंजूस जिसको हम कह सकते हैं माइज़र। अब इससे ज़्यादा अगर कंजूसी आ जाए तो उसके लिए अलग अलग वर्ड है। इसके लिए हमारे पास स्टिंगी है, आप कह सकते हो महाकंजूस, स्टिंगी। और ये जो दूसरा वर्ड आया है दैट्स पार्सीमोनस। और एक और वर्ड आ सकता है इसके लिए पेनी पिंचिंग, पेनी पिंचिंग। तो ये दिस इज़ द हाइट ऑफ माइजरी। अगर कंजूसी हद से बढ़ जाए तो वो स्टिंगी, पार्सीमोनस हो जाता है बंदे, या पेनी पिंचिंग हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये उसके मुकाबले में, माइज़र के मुकाबले। माइज़र तो बस कंजूस, ठीक है। पेंसिव, चीपेस्ट, बेटा चीप तो उसके मायने में आ जाए ना, कुछ चीज़ सस्ती है, वो एक्सपेंसिव एंड चीप, ये दो वर्ड है। चीप मीन्स सब जो कोई चीज़ सस्ती है, कम पैसों में आ जा रही है, एक्सपेंसिव मीन्स विच इज़ कॉस्टलियर, जो ज़्यादा महंगी है। पेंसिव, पेंसिव का वर्ड आपने शायद 9 में पढ़ा होगा, कल बता रहा था शायद ई कैट की क्लास में, तो अबाउट वो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो नज़म थे डैफोडिल्स, उसके लास्ट स्टैंजा, इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कवच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये डैफोडिल्स तो सबने पढ़ा होगा 9 में। तो वैकेंट और पेंसिव मोड, वैकेंट मतलब खाली और पेंसिव मतलब सोचो विचार वाला। पेंसिव सोचो विचार वाला, थॉटफुल, थॉटफुल एंड सैड मतलब सोच में मगन हो और थोड़े उदास भी हो, गमगीन हो, उसको पेंसिव मूड कहते हैं, ठीक है। अगर आप खामोशी से कुछ सोच रहे हो और उदास भी हो, देन यू आर इन अ पेंसिव मूड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब पेंसिव मूड में आते थे तो वो डैफोडिल्स के नज़ारे को रिकॉल करके खुश हो जाया करते थे, ठीक है। 9 में पढ़ा होगा, कुछ कुछ स्कूल की यादें ताज़ा होंगी। नेक्स्ट इज परफंक्टरी, परफंक्टरी दैट इज़ एन एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब परफंक्टरली भी हो जाएगा। इसकी ये वर्ड कहाँ से आया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, या आपकी बुक से कहाँ से आया ये, कि जो प्रोग्रेस जो चैप्टर है था, प्ले था, तो प्रोग्रेस के अंदर, प्रोग्रेस जो प्ले था, प्रोग्रेस की बात करें तो प्रोग्रेस के अंदर वहाँ पर तो परफेक्टली रस्मी तौर पर फॉर्मली वो कहता है ना, वो मतलब कोरे कहता है कि यू डिड नॉट कंग्रेचुलेट मी इवन परफेक्टली, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, रस्मी तौर पे भी नहीं दी, फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं की तुमने। तो परफेक्टरी मतलब अनएंथुसियास्टिक, केयरलेस मतलब इनफॉर्मली, बिना किसी जोश के, केयरलेस, लापरवाही से। लापरवाही के साथ भी उसने क्या नहीं किया था, उसने जो है उसको मुबारकबाद पेश नहीं की थी, दैट इज़ परफेक्टरी। पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट किसे कहते हैं, दैट इज़ रूड, क्रैंकी, इल टेम्पर्ड, मतलब गुस्सीले का एक और एक वर्ड आप देख लें, एक एंग्री पर्सन का पेट्यूलेंट।
तो या पेचुलेंट, उसको हम कहेंगे, टी को नहीं साउंड देंगे, पेचुलेंट। तो पेचुलेंस क्या होता है? र्यूड, क्रैंकी, इल टेम्पर्ड, जिसको जल्दी गुस्सा आता हो, पेचुलेंस। फिलैंथ्रोपी बहुत फेमस वर्ड है। देखो फिल के रूट, अगर आपने आई थिंक क्रैश बैच में तो मैंने वो कैब का वो नहीं कराया रूट वगैरह, शायद कंप्लीट बैच में मैंने कराया था, लेक्चर उसका अपलोड होगा, वहाँ फिल का मैंने आपको रूट बताया था। फिल का मतलब होता है लव, वो किसी भी चीज़ में आ जाए, फिल का मतलब लव है। लाइक फिलोसॉफी में आता है ये, फिलोसॉफी, फिल मतलब लव, सोफी मीन्स विजडम, फिलोसॉफी द लव ऑफ विजडम, अक्लमंदी से मोहब्बत इज कॉल्ड फिलोसॉफी। और बहुत सारे वर्ड आप देख लो, हाइड्रोफाइल वाटर लविंग, हाइड्रोफाइल वाटर लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, एस्ट्रोफाइल द लवर ऑफ स्टार्स, यस, न्यूक्लियोफाइल, यस द लवर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, याद है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फाइल का मतलब हमारे पास होता है लवर। तो फिल एंथ्रोपी, फिल मतलब तो लवर, एंथ्रो मीन्स होता है इंसान, एंथ्रो ग्रीक वर्ड है, इसके मतलब इंसान। फिलैंथ्रोपी द लव ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों से मोहब्बत, और जो इंसानों से मोहब्बत रखता है वो इंसानों के काम आता है। इसका एडजेक्टिव हो रहा है फिलैंथ्रोपिस्ट। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ पाकिस्तान, लिखा हुआ था उनके नाम के आगे फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट द वन हु लव्स ह्यूमन बींग्स, लव ऑफ ह्यूमन काइंड स्पेशली बाय डूइंग गुड डीड्स, मतलब आप इंसानों से मोहब्बत करें और अच्छे काम करके इस मोहब्बत को शो भी करें, दैट इज़ कॉल्ड फिलैंथ्रोपी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यार फिलैंथ्रोपिस्ट। बहुत सारे ऐसे है ना, रमज़ान छिपा है, अंसार बरनी है, बहुत सारे लोग हैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। फिलिस्तीन ये एक अच्छा वर्ड है, वैसे तो ये कंट्री नहीं है फ़लस्तीन का, वो जो कंट्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैलेस्टीन या पैलेस्टाइन। पैलेस्टीन इज़ द कंट्री, ये फिलिस्तीन लिखा हुआ है। फिलिस्तीन, अब भले आप उसको उर्दू में फ़लस्तीन जैसे ही लग रहा हो ये वर्ड, बट फिलिस्तीन आर स्मगली इग्नोरेंट पर्सन हु विथ नो अप्रिसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक मैटर। एक पूरी तरह से इग्नोरेंट मतलब कि एक पूरी तरह से ना आशना शख्स जो किसी भी आर्टिस्टिक चीज़ों का, इंटेलेक्चुअल चीज़ों की तारीफ़ कभी नहीं करेगा, दैट इज़ फ़लस्तीन। बड़ा नेगेटिव वर्ड है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, एक ऐसा शख्स जो कभी तारीफ़ नहीं करेगा किसी भी आर्टिस्टिक चीज़ की, किसी इंटेलेक्चुअल चीज़ की, कि यार ये बहुत ज़हीन है, ये चीज़ तुमने बड़ी अच्छी बनाई है, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ फ़लस्तीन। अच्छा, इसलिए वर्ड आया कहाँ से? फ़लस्तीन में बनी इसराइल उनकी हुकूमत थी ना, तो बनी इसराइल जो थे ना वो बड़ी नाशुक्री कौम थी, वो अल्लाह ताला ने मनोसलवा उतारा, वो उसकी नाशुक्री करते थे कि ये क्या अल्लाह ताला एक ही खाने को देते हैं, तो जबकि जन्नत का फल आता था उनके लिए, जन्नत की चीज़ें, बट वो उसकी नाशुक्री करते थे, तो अल्लाह ने उनसे वो नेमत छीन ली। वहाँ से ये वर्ड फ़लस्तीन आया इंग्लिश के अंदर। तो ये देखो वर्ड्स कहाँ से घूम के आ रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों से। फ़लस्तीन फिर से बता दूँ, असल में ऐसा हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, जो वो इजिप्ट से, मिस्र से निकले तमाम अपने उनको लेकर, अपने तमाम हवारियों को लेकर, और वहाँ से मानने वालों को लेकर वो निकले, दरिया नील क्रॉस करके आए वो फ़लस्तीन की वादी में। अल्लाह ने उनसे कहा था कि यहाँ चले जाइए अपने लोगों को लेकर। जहाँ वहाँ लेकर गए तो वहाँ पर क्या था? बेयाबान था, मैदान था, सहरा रेगिस्तान था, वहाँ कुछ भी नहीं था। सो वॉट मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि फिर अल्लाह से दुआ मांगी कि कोई बंदोबस्त वगैरह करें, तो अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान से कुछ परिंदे उतारे, ठीक है, कुछ परिंदे उतारे, उन परिंदों को हम सलवा कहते हैं, ठीक है, उन परिंदों का नाम था। और वो एक तख्त में, एक तख्त में बड़े जो है ना, वो एक खाना लेकर आते थे, छोटे छोटे दाने लेकर आते थे, उनको मन कहते हैं, तो उसको मन व सलवा कहा जाता है। वो परिंदे जो तख्त लेकर उतरते थे वो लेकर आते थे, और उनको खाना इस तरह से तीनों टाइम जो है वो दिन भर में खाना बनी इसराइल को मिला करता था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा था उनसे कि भाई तुम ये चीज़ खाते रहना, जब तक खाओगे अल्लाह ताला तुम्हें खिलाते रहेगा, बस इसकी नाशुक्री नहीं कहना कि हम इसे तंग आ गए और हमें कोई नई चीज़ खिलाए। तो एक दिन भाई मतलब खा तो रहे थे, मतलब लगातार कुछ दिन तक खाते रहे, फिर बाद में उन्होंने नाशुक्री की कि यार अब हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम इस खाने से तंग आ गए। तो अल्लाह ने फिर क्या कि उनसे वो खाना भी छीन लिया, मन व सलवा की नेमत छीन ली। तो फ़लस्तीन एक ऐसा शख्स है जो कभी तारीफ़ नहीं करेगा किसी आर्टिस्टिक या किसी इंटेलेक्चुअल चीज़ की, वो हमेशा बुराई करेगा, नाशुक्रापन जिसको हम कह सकते हैं, फ़लस्तीन। तो ये वर्ड अगर ये कहानी याद रह जाएगी तो फ़लस्तीन का वर्ड भी याद रह जाएगा। फ़लस्तीन के क्या मतलब? पियस, एक बड़ा सिंपल वर्ड है इंग्लिश का, पियस, रेवरेंट और डिवाउट, मुत्तकी, परहेजगार, गुनाहों से बचा हुआ। रेवरेंट इज़्ज़त करने वाला खुदा की, डिवाउट मतलब इबादत गुजार, पियस इबादत गुजार कह सकते हैं, डिवाउट या आप कह सकते हैं पियस के मतलब परहेजगार, मुत्तकी इंग्लिश में और वर्ड आ जाए तो गुड डीड, मतलब द वन हु परफॉर्म्स गुड डीड,
द वन हु फेयर्स गॉड, खुदा से डरने वाला, दैट इज़ अ पियस पर्सन। तो पियस, रिवरेंट या डिवाउट, ये उसके सिनोनिम्स हो गए हमारे पास। इनके मतलब मैंने बता दिया आपको, इबादत गुजार शख्स, इबादत करने वाला, परहेजगार शख्स। प्लेंटिव, प्लेंटिव एक्सप्रेसिंग सैडनेस और सॉरो, एक ऐसी चीज़ जिससे गम का, दुख का इजहार होता हो, दैट इज़ प्लेंटिव। फिर आता हूँ सेकेंडरी इंग्लिश में, सॉलिटरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिखी हुई पोम। तो वहाँ पर एक लाइन है, परहैप्स अ प्लेंटिव नंबर फ्लो, मतलब वो पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या को मुझे बताएगा नहीं ये गा क्या रही है लड़की है घास काटने वाली। परहैप्स अ प्लेंटिव नंबर फ्लो, शायद वो कोई गमगीन सा उदासी भरा नगमा गा रही है। तो वहाँ प्लेंटिव का मतलब एक वर्ड आया था आपकी इंग्लिश में सेकेंडर में, प्लेंटिव का मतलब एक्सप्रेसिंग सैडनेस और सॉरो। बेटा रिकॉर्डिंग है ना, आप घर जाके बुक निकाल कर चेक करो, वो सारी लाइन्स उसमें आपको मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो आपको पता भी, हाँ सर ऐसा वर्ड तो वाकई में था, प्लेंटिव। और वही आपको वर्ड्स उठा कर देते हैं जो आपके बुक के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं, मुश्किल वर्ड्स जो आप नॉर्मली इंटर में जब उसको पढ़ते हुए आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वही वर्ड्स एप्टीट्यूड में क्या होते हैं, वो वोकैबुलरी में आते हैं, तो वहाँ पर हमें काम आ जाता है। फिर प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक ये मॉडर्न वर्ड है, दैट इज़ प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस रेदर देन थ्योरी। एक ऐसा शख्स जो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर बेस करता हो। प्रैक्टिकल इंसान कहते हैं ना यार ये बंदा बड़ा प्रैक्टिकल बंदा है। प्रैक्टिकल बंदे कौन होते हैं, जो थ्योरी पर नहीं आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पर आते हैं, कहते हैं ये बंदा बड़ा प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल लोग कौन होते हैं, जो थ्योरीज पर वर्क चल रहे होते हैं, लोगों की बातों पर चल रहे होते हैं। और प्रैक्टिकल शख्स वो होता है जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सिंगल हैंड एक्सपीरियंस पर काम करता है। तो वो जो प्रैक्टिकल बंदा होता है उसको प्रैग्मेटिक कहते हैं। या जैसे मुस्लिम्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे, कुछ मुस्लिम्स होते हैं हमारे पास जैसे कि वो जस्ट थ्योरीज पर बेस कर रहे होते हैं, जो थ्योरी उन्होंने देख ली उस थ्योरी पर अमल कर लेते हैं। और कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग को लगाते हैं, एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं ये चीज़ इस्लाम के लिए किस तरह से ठीक है और ये चीज़ किस तरह से हम उसको फॉलो कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ प्रैग्मेटिक। बहुत सारे मुसलमान अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ प्रैग्मेटिक मुस्लिम, मतलब आई एम अ प्रैक्टिकल मुस्लिम। तो मैं सिर्फ थ्योरीज पर बेस नहीं करता बल्कि हम प्रैक्टिकल्स पर भी बेस करते हैं। इसका प्रीकर्सर बड़ा मशहूर वर्ड है आजकल कोरोना वायरस के दौर में। ड्राई कफ इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ कोरोना वायरस या कोविड-19 डिजीज़। सूखी खांसी प्रीकर्सर है कोविड-19 का। प्रीकर्सर किस चीज़ को कहते हैं, वो चीज़ जो किसी एक चीज़ से पहले आ जाए, निशानी उसकी। ये बड़ा वो इस्तेमाल करते हैं जो पहले से मौजूद हो, जो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो। मैं बताता हूँ, बायोलॉजी वाले तो बहुत पर 100% इस वर्ड को जानते हैं, प्रीकर्सर। बहुत सारे वाइटामिन हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो स्किन में जनरेट हो रहा होता है तो उससे पहले से उसका प्रीकर्सर बॉडी में मौजूद होता है। जब अल्ट्रावायलेट शुआएं पड़ती हैं तो फिर वो प्रीकर्सर उसका क्या होता है, वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही है, इस तरह से पेप्सिनोजिन है ना, हमारी बॉडी में पेप्सिनोजिन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन जब हम खाना खाते हैं और HCl जब उस पर अटैक करता है तो वो पेप्सिनोजिन एक्टिव होकर पेप्सिन बन जाता है। तो पेप्सिनोजिन क्या है, प्रीकर्सर है। मतलब बायोलॉजी के अंदर बहुत इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, प्रीकर्सर को, जो पहले से मौजूद हो। क्या है भाई, अब फोर रनर, फोर रनर जो फोर रनर इज़ अ सिनोनियम, इसका मतलब वो चीज़ जो पहले आ जाए, जो पहले मौजूद हो, बिफोर मतलब जो पहले हो, स्टार्टिंग में, शुरू में, एट द इनिशियल। प्रीवेल, प्रीवेल एक सिंपल वर्ड इंग्लिश का, कहता है ना द ट्रूथ प्रीवेल्स, फाइनली द ट्रूथ प्रीवेल्स, मतलब फाइनली ऐसा होता है कि सच का बोलबाला होता है। प्रीवेल मतलब बोलबाला हो जाना, किसी चीज़ को फैल जाना, किसी चीज़ को साबित हो जाना, दैट इज़ प्रीवेल। टू ट्रियम्फ, टू ओवरकम राइवल्स। प्रीवेल के मेन वर्ड टू ट्रियम्फ, जीत हासिल हो जाना, मतलब कुछ चीज़ फैल गई तो मतलब जीत हासिल हो गई किसी चीज़ को। कि जैसा द ट्रूथ प्रीवेल्स, मतलब सच को जीत हासिल हुई और सच फैल गई, हक गालिब आ गया, बातिल मिट गया। बातिल मिट गया मतलब टू ओवरकम राइवल्स, जब हक गालिब आएगा तो जाहिर सी बात है बातिल तो मिटेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीवेल। इफ़ समथिंग इज़ प्रिवेलिंग इट मीन्स समथिंग इज़ गोइंग टुवर्ड्स विक्ट्री एंड द राइवल्स आर गोइंग टू बी वैनिश्ड। वायरल्स ख़त्म होने वाले दुश्मन और आपको जीत नसीब होने वाली है, दैट इज़ प्रीवेल। बस समझ में सारे वर्ड्स क्लियर हैं। पी के ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े मुश्किल से और बड़े घंटों लगा कर इस वर्ड्स को मैंने अलग किया है। मतलब वरना वर्ड्स तो हज़ारों होते हैं डिक्शनरी के अंदर, बट ये कैसे पता लगे कि यही वर्ड आने वाला है, इसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है टीचर्स को और सबको। वरना वर्ड सिर्फ इतने नहीं है पी के, आप डिक्शनरी खोलोगे तो पता नहीं पेज ही पलटते जाओ, पी के वर्ड ख़त्म ना हो। बट सम हाउ दीज वर्ड्स आर द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ज़्यादा आज के जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज प्रोडिगल। प्रोडिगल इज वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट। अब मैंने एक वर्ड आपको एक्स्ट्रावेगेंट बताया था, लिखा हुआ भी ऊपर, एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्च, वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट।
एक होता है इंसान फजूल खर्ची करता है अपने लिए उसने मुराद कि उसने कुछ फजूल खर्ची, मिसाल के तौर पे किसी ने iPhone 12 ले लिया, प्रो मैक्स ले लिया, ये भी एक्स्ट्रा वैगेंजा है, एक्स्ट्रा वेगेंट हो गया वो बंदा, चूँकि फजूल खर्च कर दिया, वो कुछ और भी ले सकता था, लेकिन उसके काम ही आया फाइनली वो। अब ये प्रोडिगल कौन सा पर्सन होता है कि वो 2.5 लाख रुपये माचिस मार दे, 2.5 लाख रुपये रखे, पेट्रोल डला के आग लगा दे, मतलब उसने वेस्टफुली एक्स्ट्रा वैगेंट है। फजूल खर्च तो है लेकिन वेस्टफुली, ऐसा तुम सही कह रहे हो, जो करने जैसा किया, वेस्टफुली एक्स्ट्रा वैगेंट है कि जो उसने पैसे खर्च तो किए हैं लेकिन वेस्ट कर दिया उसने सारा पैसा, काम नहीं आया उसके। आईफोन ख़रीदने वाले को चलो काम तो आ गया, प्रो मैक्स वाले के उसको तो काम भी नहीं आया, ठीक है, उसने तो जला दिया या उसने ऐसी चीज़ पे खर्च कर दिया जिससे उसको फ़ायदा कुछ नहीं पहुंचा। वो वेस्टफुली एक्स्ट्रा वैगेंट पर्सन इज कॉल्ड अ प्रोडिगल। प्रोडिजी सेम वर्ड्स लगते हैं बट अलग है। तो आप में से काफ़ी बच्चों से पूछा था कोटा फैक्ट्री तो देखा है, लेकिन कुछ बच्चों ने देखा है कोटा फैक्ट्री में जो इंस्टीट्यूट है ना जिसकी स्टोरी है वेब सीरीज़ में, दैट इज़ प्रोडिजी क्लासेस के नाम से हुआ है। तो वो प्रोडिजी ये वर्ड क्या है, उसके मतलब क्या होती है बता रहा हूँ। इंडिया में कोचिंग क्लास उसका नाम होता है प्रोडिजी, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड चाइल्ड। प्रोडिजी किसे कहते हैं? एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा, उसको हम कहते हैं प्रोडिजी। दिस गाय या दिस बॉय इज़ अ प्रोडिजी, इसका मतलब दिस गाय इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड या दिस चाइल्ड इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है प्रोडिजी। वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो किसी भी हवाले से, तो एक्स्ट्रा गॉड गिफ्टेड जिसको हम कह सकते हैं, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ प्रोडिजी। समझ में आ गई बात? प्रोफिशिएंट, वेरी सिंपल, यू आर वेरी मच प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। प्रोफिशिएंट मीन्स एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, जिसमें आपको प्रोफिशिएंसी हो जाए किसी चीज़ में। प्रोफिशिएंसी किसे कहते हैं? माहिर हो जाना, एक्सपर्ट हो जाना। प्रोफिशिएंट दैट इज थॉरोली कॉम्पिटेंट, स्किलफुल, गुड एट समथिंग। बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छे किसी चीज़ पे माहिर हैं या थॉरोली कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगेंजा दिखा रहे हो क्या? एक्स्ट्रा वैगेंट, थॉरोली कॉम्पिटेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है वो प्रोफिशिएंट है, मतलब बहुत माहिर, एक्सपर्ट, मास्टर ऑफ समथिंग, गुड एट समथिंग, प्रोफिशिएंट। प्रोफाउंड, सिंपल वर्ड, डीप। प्रोफाउंड मतलब डीप या गहरा। जैसे दिस इज़ अ प्रोफाउंड, देयर इज़ अ प्रोफाउंड वैली इन माई विलेज, कि मेरे गांव में बहुत गहरी वादी है, या देयर इज़ अ प्रोफाउंड वेल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक बहुत गहरा कुआं है। तो प्रोफाउंड में समथिंग विच इज़ वेरी डीप। अलग अलग सेंस में हम इसको ले सकते हैं। जैसे ही हैज़ अ प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री, उसके पास उसकी केमिस्ट्री की नॉलेज बहुत प्रोफाउंड है, मतलब बहुत गहरी नॉलेज उसको केमिस्ट्री की है। तो प्रोफाउंड का सेंस आप अलग अलग जगहों पर ले सकते हैं, सेवरल सेंसेस में। डीप के मायने में तो आएगा, अब ये डीप आप चाहे तो कोई जगह कोई डीप है या फिर किसी की नॉलेज डीप है, तो सूरत में भी हम प्रोफाउंड कह सकते हैं। प्रोलतारिया, अच्छा ये बड़ा इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दिस इज़ वेरी डिफरेंट। प्रोलतारिया, वैसे प्रोलेटेरिएट लिखा हुआ है बट दिस इज़ प्रोलतारिया बिकॉज इट इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट कम्स फ्रॉम जर्मन। ये जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में आया है। 2 वर्ड होते हैं, आपको कल काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था कम्युनिज्म के बारे में, अगर याद हो, जो बच्चे ई-कैट वाले थे। कार्ल मार्क्स ने जो नज़रिया पेश किया था, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का वर्ड भी कल आया था। अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो उसके अंदर 2 वर्ड बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। वन वर्ड इज़ बोर्जोआ एंड द सेकंड वर्ड इज़ दिस वन, प्रोलतारिया। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोर्जोआ एंड प्रोलतारिया? बोर्जोआ आर द रिच पीपल, मिल ओनर्स, इंडस्ट्री ओनर्स, billionaires, millionaires, multimillionaires, they are bourgeois. And who are the proletarias? The workers, the poor people, the poor people like the industry workers or the farmers, those who work in a company, who work in industry, who work in a farm are proletaria. तो कार्ल मार्क्स कहता था कि आज के ज़माने में जो जंग है, जो वॉर है, वो जंग इंग्लैंड और जर्मनी की नहीं है, वो जंग इस्लाम और ईसाइयत की नहीं है। जो जंग है आज के दौर में वो बोर्जोआ और प्रोलतारिया के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जंग है। और इसलिए, और अमीर हमेशा गरीबों का इस्तेसाल करते हैं, बोर्जोआ हमेशा प्रोलतारिया का इस्तेसाल करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसलिए प्रोलतारिया को क्या चाहिए कि वो बोर्जोआ के खिलाफ बगावत करें। और फिर उन्होंने कहा कि ओ वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, ए दुनिया के मेहनत कशों मुत्तहिद हो जाओ। और उन्होंने फिर पूरा एक सिंबल बनाया, सिकल और हैमर वाला जो सिंबल होता है कम्युनिज्म का। तो प्रोलतारिया अब बिल्कुल आपको समझ में आ गया कौन है भाई? द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इंडस्ट्री वगैरह में या खेतों वगैरह में काम करने वाले जो लोग हैं,
उनको हम लोग प्रोलेटारिया कहते हैं, जो निचला तबका, गरीब तबका है, और बुर्जुआ जो उनके मालिकान है वो बुर्जुआ, दोनों जर्मन वर्ड्स हैं, बुर्जुआ प्रोलेटारिया, ये वहाँ से है। प्रोलिफिक, अच्छा ये जो वर्ड्स मैंने जो निकाले मैं आपको फिर बता दूँ कि ये वर्ड्स मैंने वर्ड स्मार्ट से निकाले, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। वर्ड स्मार्ट इज़ द बेस्ट बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर वोकेबलरी। वर्ड स्मार्ट इट कैन बी यूज फॉर GRE, फॉर सेट, फॉर मेडिकल कॉलेज इंट्रेंस टेस्ट, एंट्री, किसी भी तरह के इंट्रेंस दुनिया भर में आपको देना होता तो वर्ड स्मार्ट ही बुक फॉलो की जाती है। तो वो ही मैंने उसको फॉलो किया, इंटरनेशनल बुक है, और तमाम टेस्ट वाले जो भी टेस्ट देना होता है इसी बुक से ही निकालते हैं वर्ड्स। तो ये बच्चों के पास नॉर्मली नहीं होती, आई होप सो किसी के पास हो, बट स्टूडेंट्स नॉर्मली नहीं लगते उसको अपने पास। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक किसे कहेंगे? अबेंडेंटली प्रोडक्टिव। ही इज़ अ प्रोलिफिक ऑथर ऑफ पाकिस्तान। प्रोलिफिक, एबंडेंटली प्रोडक्टिव, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, बहुत नुमाया काम अगर कोई इंसान करता है तो वो बंदा प्रोलिफिक है। इमरान खान इज़ अ प्रोलिफिक लीडर फॉर पाकिस्तान। प्रोलिफिक मीन्स he is abundantly productive and who is doing some sort of production for Pakistan and is making is good. Proponent, an advocate, a supporter of a position. Proponent किसे कहते हैं? एक एडवोकेट, एडवोकेट मतलब a supporter of a position, किसी की सपोर्ट करने वाला, किसी को सपोर्ट करने वाला, किसी का साथ देने वाला। All of us here are the proponent of Taliban, let's say, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट, बस जस्ट मैं एक वर्ड बता रहा हूँ। ऑल ऑफ अस हेयर आर द प्रोपोनेंट ऑफ तालिबान। तो ये प्रोपोनेंट मतलब वी आर द सपोर्टर्स ऑफ दैट क्लास। अदरवाइज इट इज़ अ टोटली पॉलिटिकल थिंग, इधर यू लाइक तालिबान और नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट अ पर्सनल मैटर ऑफ योर्स एंड माइंड, ठीक है। आई एम जस्ट हैविंग अ सेंटेंस हियर विच कैन बी जस्टिफाइड एज पर द करंट सिनेरियो, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो डोंट बी पर्सनल अबाउट दीज थिंग्स। प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट बड़ा अच्छा वर्ड है, दो वर्ड होते हैं इसके साथ जोड़ी में आते हैं, एक प्रोटैगोनिस्ट होता है और एक होता है एंटैगोनिस्ट, याद है? प्रोटैगोनिस्ट कौन है भाई? प्रोटैगोनिस्ट इज एक्चुअली द हीरो और द पॉजिटिव कैरेक्टर इन अ नॉवेल। नॉवेल के अंदर जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो प्रोटैगोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट विलन, जैसे रडल्फ रोजेंडाइल वॉज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्रिजनर ऑफ जेंडा, वाइल ब्लैक माइकल वॉज द एंटागोनिस्ट ऑफ प्रिजनर ऑफ जेंडा। ब्लैक माइकल एंटागोनिस्ट था जबकि रोजेंडाइल वॉज द प्रोटैगोनिस्ट। तो प्रोटैगोनिस्ट कौन होता है? द लीडिंग कैरेक्टर इन नॉवेल, जो लीड कैरेक्टर कर रहा होता है। रोजेंडाइल का लीड कैरेक्टर था अगर आपने जेंडा पढ़ा है तो। प्रोविडेंट, देखिए एक बड़ा PF का बड़ा एक मशहूर वर्ड होता है जब आप जॉब्स वगैरह पे जाएंगे। प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, बड़ा प्रोविडेंट फंड, PF फंड जिसको कह रहे होते हैं, कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब करते हुए क्या होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ द सैलरी, लेट्स से इफ़ यू आर अर्निंग 1 लाख सैलरी, तो कंपनी वाले क्या करते हैं 10,000 उसमें से मिसाल के तौर पे कट करके 90,000 आपको देते हैं। वो 10,000 कट करते हैं और अपनी तरफ से भी 10,000 मिलाते हैं, कंपनी खुद मिलाती है, तो हर महीने के 20,000 रुपये बन जाते हैं जो जमा हो जाते हैं। इसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। जब आप रिटायर हो रहे होते हैं, जब आप कंपनी छोड़कर जाते हैं तो कंपनी आपको पूरे पैसे वापस कर देती है, मतलब आपके भी अपने सारे और जो उन्होंने 50% अपने मिलाए थे वो भी वापस कर देते हैं। तो इससे बड़ा बेनिफिट होता है रिटायरमेंट के बाद। इसको PF फंड कहते हैं, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट किसे कहेंगे? प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूचर। यस।